कल पाकिस्तान को इंडिया से शिकस्त हुई एशिया कप में। हारिस रऊफ ने जो इशारे किए हैं 6-0 के, क्राउड था उसको जहाज के उसने इशारे किए गिराने के। पाकिस्तान ने जो थर्ड अंपायर है, टीवी अंपायर है, उसकी भी शिकायत कर दी है। NCCIA जो कि FIA का एक अदारा है, उसमें जो डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया है। 3 वजूहात की बिना पे उनको हटाया गया है। 60,000 ज्वेलर्स हैं और उनमें से बहुत सारे ज्वेलर्स रजिस्टर्ड नहीं है FBI के साथ। जो रजिस्टर्ड है वो भी टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान के एंकर को टारगेट किया गया है कराची में, उन पर फायरिंग की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट कोई इंसाफ लेने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास अबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मरहले पर है जहां पर के बहुत सारी टर्बुलेंस है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। लोग वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस टीम को और करेंगे भी। ज़ाहिर बात है कि वो हार गए हैं इंडिया से, तो वो एक इशू ज़रूर है। लेकिन मैं आपसे ना एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लें आप। दरख्वास्त ये है कि देखें, ये नई टीम है, ये नए बच्चे हैं, ये नए लड़के हैं, ये नई टीम है, ये अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दे विल फॉल्टर, ये हिकअप्स आएंगे। इस मौके पर अगर आप मेरे से पूछें कि क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, तो जवाब है नहीं। पाकिस्तान 170 करे, 190 करे, 200 करे, 210 करे, पाकिस्तान फिर भी मैच हार जाएगा। ये इंडियन टीम बहुत अच्छी है, सेटल्ड है। उन लोगों ने IPL में इन सब ने परफॉर्म किया हुआ है। इतनी वहां पर टफ सिचुएशन है कि टीम में घुसना तकरीबन नामुमकिन हुआ है। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स, रिंकू सिंह और इस तरह के और प्लेयर्स, जयसवाल, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। ये टीम इतनी जबरदस्त टीम है। पाकिस्तान की टीम में से बाबर और रिजवान से हमने जान छुड़वाई है, अल्लाह माफ करे। वो उन्होंने हमें बहुत ही मीडियोकर टीम बना दिया था। टिप 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 टिप, सिंगल 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 करके बेड़ागर कर दिया था उन्होंने हमारा। हमें इस तरह की क्रिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जो कल आप हारे हैं, सो बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप करें, एग्रेसिव खेलें, लड़ें, कोई बात नहीं। हार जाते हैं, हार जाते हैं, बट ये टीम डेवलप हो, एक्सपीरियंस होगा तो बहुत सी चीजें ये जीतना शुरू कर देंगे। मेरा ओपिनियन ये है कि इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए। जिस बात में मुझे इतराज है वो 2 बातें हैं। एक तो ये कि हारिस को चौथे नंबर पे क्यों नहीं भेजा गया हुसैन तलत की जगह। हारिस एक अग्रेसिव प्लेयर है। अगर आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो वो आपके प्लान्स में अगर नहीं है तो फिर आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, फिर आप फारिग हो गए हैं। दूसरा ये कि हसन नवाज को टीम में से क्यों निकाला गया। ही इज अगेन एन अग्रेसिव प्लेयर। अगर आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हसन नवाज को आप नहीं खिला रहे तो आप फारिग हैं। फिर मेरा इनसे इतराज ये है कि जो ये नैरेटिव लेकर आए थे, ये उस नैरेटिव पर रुक नहीं रहे, कायम नहीं है। और जो कहते हैं ना कि कायम रहना, ये कायम नहीं है। तो इनको कायम रहना चाहिए इस नैरेटिव पर और इस स्ट्रेटजी पर, इस विजन पर कि उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, पर खेलें। तो फिर हुसैन दल्लत के साथ या हारिस को ना भेज के कौन सी अग्रेसिव क्रिकेट खेली जा सकती है, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे इस बात पे इतराज है। फिर जी हारिस ने वहां पर क्राउड में इशारे किए, उसने 6-0 को भी दिखाया कि जी हमने आपके 6 जहाज गिराए हैं। फिर उसने जहाजों को भी दिखाया। वो या वीडियो में देख सकते हैं, वो आया था वापस तो क्राउड उसको बुली कर रहा था और उसको वादे कस रहा था। फिर उसने अच्छा जवाब दिया। यही जवाब है। देखिए, वो इस टाइम अपनी तरफ से खेल रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। आप खेल रहे हैं क्रिकेट, वो खेल रहे हैं जंग। तो जंग का तो फिर यही जवाब है कि भैया आप फारिग, आपको हमने जहाज गिराए हुए, जंग हराई हुई दुनिया मानती है, आप फारिग है, हम जंग जीते हुए हैं, हम चौधरी हैं इस मामले में। तो अगर आपने क्रिकेट नहीं खेलनी है, क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करनी, तो उस बात पे तो आप बिल्कुल फारिग हैं। तो हारिस ने, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा किया, बेहतरीन किया। ये इंडियंस को इसी तरह जवाब मिलना चाहिए। और फिर ये है कि जी वो फखर का आउट दिया गया था थर्ड अंपायर ने। वो एक इनएक्सपीरियंस अफगान अंपायर हैं, उन पर पाकिस्तान ने इतराज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी ये इन्होंने ये गलत आउट दिया है, इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए। तो पाकिस्तान ने फॉर्मली ICC से उनकी कंप्लेन कर दी। अब आते हैं जी NCCI की तरफ। NCCI के जो एडिशनल डायरेक्टर थे मोहम्मद सरफराज चौधरी, उनको हटा दिया गया है। इन पर 3 इल्जामात लगाए गए हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला तो ये कि इन्होंने डक्की भाई वगैरह को अरेस्ट किया और ये वाली जो सारी इन्होंने कैंपेन चलाई और ये जो सारी कार्रवाई की, इस पर इनको इन पे ये इल्ज़ाम था। दूसरा इन पे इल्ज़ाम ये था कि एक वकील साहब थे, वो अपने किसी क्लाइंट को छुड़वाने आए थे और वो आए थे कोर्ट बेलिफ के साथ।
लेकिन इन्होंने उन्हीं वकील साहब पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया। और तीसरा इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने एक सहाफ़ियों का जो लाहौर प्रेस क्लब की करता रहता है, अरशद अंसारी, अहमद फराज वगैरह और इस तरह का एक और भी सहाफ़ी हैं। तो इन पर इन्होंने एक पर्चा दिया है, एक अज़ीज़ खान साहब हैं या अज़ीज़ुल्लाह खान साहब हैं, कुछ साबिक़ वो पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो भी रिटायर्ड हैं वो। उनके कहने पर इन्होंने इन सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दिया है, जिसकी वजह से इनको हटाया गया है। अब मामला ये है कि ये तो आपको पता है कि ये यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स को पकड़े तो काफ़ी अरसा हो गया, तो इन्होंने उस बात पे हटना होता तो ये पहले ही हट जाते। जो है वकील वाला मामला वो एक है चीज़ कि क्योंकि कोर्ट बेलिफ साथ गया था और इन्होंने उसको मुलज़िम को नहीं छोड़ा, तो आई थिंक ये थोड़ा-सा चढ़ गए होंगे ज़हनी तौर पे कि जी मैं पता नहीं कोई शया हूँ। तो वो उस चक्कर में आई थिंक ये वाला मामला भी सीरियस हो सकता है। और बाकी जो सहाफ़ियों वाला मामला है, वो तो फिर हमेशा ही सीरियस होता है। अरशद अंसारी, अहमद फराज वगैरह, आई मीन दे आर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब के आई थिंक वो सदर भी हैं इस टाइम और कई दफ़ा सदर रहे हैं। तो उनके खिलाफ पर्चा करना, मुकदमा करना फिर कोई वो छोटी बात तो नहीं है। वो बहुत ही जस्टिफाइड होगा तो यू कैन गेट अवे विद इट। तो मुझे लगता है कि इन 2 वजूहात की बिना पर सरफराज साहब जो है वो रगड़े गए हैं। ज्वेलर्स पर आ गया सख्त वक़्त, सोने का कारोबार करने वाले लोग अब हो जाएँ होशियार, उनकी आ गई है बारी। एफबीआर ने उनके बारे में तमाम डेटा इकट्ठा कर लिया है। 60,000 के करीब ज्वेलर्स हैं, उनमें से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं एफबीआर में और उनमें से भी 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल कराए हैं। बाकी यानी आप कह लें कि जो 10,000 और 500 ज्वेलर्स हैं, उन्होंने टैक्स रिटर्न्स ही नहीं जमा कराए, यानी रजिस्टर्ड है पर टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराए। तो अब इनके खिलाफ होने जा रही है जी कार्रवाई। और ज़राए की खबर के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसके लिए पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिनका ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद से है। लो जी, हो जाएं तैयार। ज्वेलर्स जो लोग टैक्स नहीं देते, अरबों करोड़ों रुपया कमा लिया है लेकिन टैक्स नहीं देना। और जो सैलरीड क्लास है वो रोती रहती है कि हमसे तो आप टैक्स काट लेते हैं, बाकी आप ट्रेडर से टैक्स क्यों नहीं लेते। तो ज्वेलर्स के लिए सख्त वक्त इस मामले में शुरू होने जा रहा है। आई थिंक अच्छी बात है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रॉपर टैक्सेशन होनी चाहिए, प्रॉपर टैक्स देना चाहिए और जो उनके कंसर्न्स हैं उनको भी दूर करना चाहिए। कराची में एक बड़ा होलनाक सा वाकया पेश आया है, जहां पर के एक टीवी के एंकर को गोलियां मारी गई हैं। टीवी के एंकर का नाम है जी इम्तियाज मीर और इनका ताल्लुक मेट्रो न्यूज से है। कराची में ये ऑफिस से घर जा रहे थे अपने भाई के साथ, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वहां पर इन पर गोलियां चलाई गईं। इनको 2 गोलियां लगी हैं, एक इनको चेहरे पर लगी है और एक सीने पर गोली लगी है। वो क्रिटिकल कंडीशन में है और उनका इलाज चल रहा है, निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें मुतज़ाद इत्तलात हैं। एक इत्तला ये है कि एक मोटरसाइकिल थी, 2 लोग थे और उसपे एक खातून बैठी हुई थी मोटरसाइकिल पर, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। दूसरी इत्तलात ये हैं कि 2 मोटरसाइकिल्स थी और 4 लोग उस पर बैठे हुए थे और उन्होंने फायरिंग की है। अब ये जो 2 मोटरसाइकिल और 4 लोगों की बात है, ये इम्तियाज़ साहब के भाई का बयान है। वो कहते हैं जी ये सूरत हाल थी। पुलिस ने वहाँ से 2 गोलियों के खोल इकट्ठे किए हैं। अब 2 गोलियाँ लगी हैं, 2 खोल इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ़ 2 गोलियाँ चलीं। ये भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आती बात। फिर 4 लोग क्यों थे? अगर 4 लोग थे तो फिर मल्टीपल गोलियाँ चलनी चाहिए थी। मतलब अगर वो 4 लोगों में से 2 मोटरसाइकिल चलाने वाले थे और बाकी पीछे बैठे हुए 2 फायरिंग कर रहे थे, तो कम से कम उनको मल्टीपल राउंड्स तो फायर करने चाहिए, या होता है आमतौर पे ऐसे। तो जस्ट कि 2 गोलियाँ चलाई गईं, एक-एक मतलब कम चलाई होगी, तो ये थोड़ी-सी हैरानकुन समझ नहीं आती बात। बहरहाल जी, ये सिचुएशन है, वी होप कि वो इम्तियाज़ साहब रिकवर करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो उनको जो भी ये इस मामले की कार्रवाई है वो आगे बढ़े और पुलिस फाइंड आउट करे कि क्यों उन पे फायरिंग की गई और कल्प्रिट्स को इंसाफ के कटघरे में लाए। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीर पर एक उनकी फेक डिग्री का केस चल रहा है और उस चक्कर में उनको काम करने से रोका गया था। वो फिर अपने फेलो जजेस के साथ आई थिंक 4 और जजेस वो वॉक करते हुए पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और उनकी बड़ी फुटेजेस बनी और वो चला सारा कुछ। उन्होंने एक अपनी जो पिटीशन है वो दाखिल की थी।
उसमें अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया आपकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज ने ज़ाती रंजिश की बिना पर मफाद आमा की बुनियादी हकूक़ की शिक आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का ज़ुल्फ़िकार मेहदी बनाम पीआईए केस ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं देता। जिस दायरा इख्तियार को इस्तेमाल किया इसके अज्जा नामुकम्मल होने पे दरख्वास्तें वापस की जाती हैं। तो आई मीन इट्स ऑफ कोर्स अ बिट शेमफुल कि जजेस को यही नहीं पता कि 184(3) को किस तरह रिवोक किया जा सकता है, और उन्होंने एक पिटीशन दाखिल कर ली और रजिस्ट्रार ऑफिस उनको बता रहा है कि भैया आप अपनी लॉ की डिग्रीज और अपने जजेस आप किस बात के हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपने दरख्वास्त किस तरह दाखिल करनी है। ऑफ कोर्स इट्स अ बिट शेमफुल। खैर, अब लेट्स सी कि वो दोबारा दरख्वास्त दाखिल करते हैं, क्या करते हैं। बहरहाल ये थी आज की अपडेट्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि जब भी कोई नई वीडियो लगे वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आए और आप टैप करके डायरेक्ट हमारी उस वीडियो पर आ जाएँ। इस तरह हमारा और आपका एक डायरेक्ट ताल्लुक कायम हो सकता है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।